नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है खबरों के पीछे। रात के ठीक 9 बजे हैं। अपराध की दुनिया की एक कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। देखिए, अभी श्रृंखला चल रही है गैंग्स ऑफ नवादा की। और यह गैंग्स ऑफ नवादा क्या, मतलब लड़ाई अशोक महतो बनाम अखिलेश सिंह की, जिसके कारण नवादा में न जाने कितनी लाशें गिरी, कितने नरसंहार हुए, कहानियां हम कह रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि 11 जून 2000 की रात को किस तरीके से अफसर नरसंहार को अंजाम दिया गया था। अफसर नरसंहार, वह नरसंहार, अफसर वह गांव जो अखिलेश सिंह का गांव था। अशोक महतो और अक्षत सिंह गिरोह ने यहां 12 लोगों की हत्या कर दी थी। तो देखिए, 11 जून की रात, काली रात, 12 जून की सुबह हम पहुंचे थे वहां, और वहां कलेजा फट जाने जैसा दृश्य था। हम ये कहते हैं, चाहे जितने भी नरसंहार हुए, जहां हम पहुंचे वहां ऐसा ही सीन देखने को मिला। देखिए, गिरोहों की लड़ाई में, सेना की लड़ाई में, निजी सेना की लड़ाई में जितनी भी हत्याएं हुई, हमने ये देखा है कि अधिकांश बेकसूर लोग, निर्दोष लोग मारे गए। हथियारबंद दस्ते का सदस्य शायद ही कभी नरसंहार में मारा जाता था। तो देखिए, अफसर में हृदय विदारक दृश्य था। और इस लड़ाई के कसूरवार दोनों ही थे, अखिलेश सिंह और अशोक महतो। हम यह भी कह सकते हैं कि तब बिहार में हुकूमत राबड़ी देवी की, परोक्ष रूप से लालू यादव ही मुख्यमंत्री थे। नवादा को नियंत्रित करने की कोशिश की ही नहीं जा रही थी। आउट ऑफ कंट्रोल था नवादा, या यूं कहें कि वहां लड़ने की आजादी दे दी गई थी। लड़ाई किसके किसके बीच? भूमिहारों के बीच, कुर्मियों के बीच, और यह गोलबंदी बहुत खतरनाक थी। तो 12 जून को पोस्टमार्टम के बाद, बहुत ही विरोध के बाद, पोस्टमार्टम के लिए मृतकों की लाशें ले जाई गई थी। पोस्टमार्टम के बाद लाशें परिजनों को सौंप दी गई। सिमरिया घाट में अंतिम संस्कार होता था, वहां अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन नवादा जल रहा था। नवादा की दुकानें स्वतः स्फूर्त बंद थी। रेल परिचालन बाधित हो गया था। जाति पूछकर लोगों से मारपीट की जा रही थी। और देखिए, सिमरिया घाट में जब अंतिम संस्कार चल रहा था, और यहां अफसर गांव में भी लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि महतो गिरोह ने फिर से एक नरसंहार करने की धमकी दी है। और अगला नरसंहार कोच गांव में होगा, जो अरुणा देवी, विधायक अरुणा देवी का गांव है, अखिलेश सिंह की पत्नी। और यह भी कहा जा रहा था सिमरिया घाट से लेकर अफसर तक कि देखिए, अखिलेश सिंह को इसका बदला लेना होगा, अफसर का बदला। यदि अफसर का बदला नहीं लिया गया तो अशोक महतो और अपना मंसूबा मजबूत कर लेगा। तो प्रशासन की स्थिति तो इस कदर लाचार और बेबस थी कि पूछिए मत। मैं 12 जून को तो गया ही, 13 जून को फिर से जाना पड़ा, क्योंकि हमें यह जानकारी दी गई नवादा से कि वहां हालात नियंत्रण में नहीं है। मैं जब नवादा पहुंचा 13 जून को, तो मालूम यह हुआ कि फिर से एक हत्या हो गई है, और शहर में ही हत्या हो गई है। यह हत्या क्यों हुई, किसकी हुई? तो मालूम यह चला कि नवादा में पोस्टमार्टम रोड है। राहगीर थे शशिकांत राकेश उर्फ डब्ल्यू। वह नवादा के जाने माने प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के यहां अपने काम से जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें रोका गया और 7 गोलियां मारी गई। घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इसके बाद तो नवादा में तनाव और बढ़ गया। थानेदार तब थे सरयू पासवान। उन्होंने कहा, इस हत्याकांड के मामले में उत्तम और राणा की गिरफ्तारी हुई है। जब हम नवादा रेलवे स्टेशन पहुंचे तो मालूम हुआ कि ट्रेन सेवा को बंद कर दिया गया। सोचिए किस तरीके की स्थिति परिस्थिति क्रिएट हो गई कि ट्रेन सेवा बंद की गई। पहले जो ट्रेनें चल रही थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर ट्रेनों पर हमले हुए थे। जाति पूछकर यात्रियों को पीटा गया था। ड्राइवर भाग खड़ा हुआ था, गार्ड भाग खड़ा हुआ था।
तो ऐसे में भारतीय रेलवे ने फैसला किया कि देखिए किऊल गया रेलखंड पर अगले आदेश तक रेल परिचालन को हम रोकते हैं। समझ सकते हैं नवादा की स्थिति क्या रही होगी और किन परिस्थितियों में हम संवाद संकलन कर रहे थे। तो देखिए, जो यह बात कही गई थी कि अफसर के बाद कोचगांव तो तुरंत नहीं हुआ। आपको हमने यह भी बताया था कि अफसर नरसंहार के बाद इसके बाद और भी कई घटनाएं हुई। हमारे दर्शकों ने कहा है, जिक्र किया है कि उन घटनाओं के बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए, जब उन घटनाओं की लाल डायरी हम खोलेंगे तो वह भी बताएंगे। लेकिन हमने आपको बताया था कि 30 नवंबर 2000 को अखिलेश सिंह बारसलीगंज के मकनपुर में गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर 25 जुलाई 2001 को अशोक महतो और पिंटू महतो ने नवादा के प्रभारी एसपी गुप्तेश्वर पांडे के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। लेकिन अशोक महतो बहुत दिनों तक जेल में कैद नहीं रहा। जेल ब्रेक कर वह भाग खड़ा हुआ था और जब पुलिस पीछा कर रही थी तो अशोक महतो तो नहीं मिला था, लेकिन अक्षत सिंह, जिसके कारण अफसर नरसंहार को अंजाम दिया जा सका था, वह मुठभेड़ में मारा गया था। जब हम अफसर कांड की पड़ताल के सिलसिले में नवादा में थे तो लोगों ने हमें यह बताया था कि यदि अक्षत सिंह नहीं होता, जो अफसर का ही रहने वाला था, तो यह नरसंहार नहीं होता, क्योंकि अक्षत सिंह को ही अफसर गांव के भीतर के सभी रास्ते पता थे, अखिलेश सिंह के सारे ठिकाने पता थे, उसे पता था कौन कहां सोता है और कौन कहां जागता है। अक्षत सिंह के चाचा की हत्या अखिलेश सिंह ने की थी। तो देखिए, जब जेल से यह भागा अशोक महतो, अखिलेश सिंह की कहानी अलग है। तब कोचगांव तो 2000-2001 में नहीं हुआ, लेकिन अरुणा देवी के पिता की हत्या फरवरी 2003 में कर ही दी गई। देखिए, नवादा के ही बारसलीगंज थाना क्षेत्र में महादीपुर झौर मोड़ है। वहां फरवरी 2003 में अरुणा देवी के पिता और अन्य 5 लोगों को गोलियों से उड़ा दिया गया था। आरोप अशोक महतो गिरोह पर लगा था, जो फरार चल रहा था। और यह हत्या क्यों हुई थी? लाशें गिर ही रही थी, लगातार गिर रही थी। तो यह बदला कहा यह गया कि इसके पहले जब अरुणा देवी के पिता की हत्या हुई तो उसके ठीक पहले अशोक महतो गिरोह के 7 समर्थकों को अखिलेश गिरोह ने मारा था। तो जब लाशें गिरेगी तो एक ओर से नहीं गिरेगी, दोनों ओर से लाशें गिरेगी। तो अरुणा देवी के पिता भी फरवरी 2003 में चले गए। इन दोनों कांडों की जानकारी भी जब फुर्सत में हम होंगे, उस महीने की डायरी को पलटेंगे तो कभी आपको हम बताएंगे। लेकिन खैर, अभी हम 12 जून और 13 जून की ही बात कर रहे हैं, 2000 की अफसर नरसंहार की बात। तो रेल सेवा बंद हो गई। अब देखिए, पुलिस वाले कितने लाचार और बेबस थे। जब हम वहां पहुंचे तो मालूम यह हुआ कि जो रेंज डीआईजी थे, आईपीएस प्राधिकारी बीसी वर्मा, उनके साथ गुस्साए लोगों ने मारपीट की है। और इस कदर मारपीट की है, हाथापाई की है कि उन्हें नवादा छोड़कर भागना पड़ा है। और सिर्फ बीसी वर्मा ही गुस्साए लोगों के गुस्से के शिकार नहीं हुए थे। जो मगध प्रमंडल के कमिश्नर थे एससी रंजन, वे भी, उन पर भी हमला हो गया था, पथराव हुआ था और वे भी गांव छोड़कर भाग गए थे। तो हालात बिल्कुल नियंत्रण से बाहर थे। देखिए, लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर था कि अफसर नरसंहार के पीछे डीएसपी पीके मंडल की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही थी और कहा यह जा रहा था कि पीके मंडल ने अशोक महतो और अक्षत सिंह की मदद की। जोनल आईजी नीलमणि भी पहुंच गए थे। सेंट्रल पारामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की जा रही थी। एसटीएफ की बात हुई, स्पेशल टास्क फोर्स को लगाया गया था। और कई गांवों में, देखिए, कई रास्तों में शाम के बाद जो गाड़ियां हैं, रेलगाड़ी की सेवा तो रोक ही दी गई, बस, टेम्पू, ट्रेकर भी चलना बंद कर दिया गया था। तो स्थिति इस कदर बिगड़े हुए थे। तो डीआईजी के साथ मारपीट, कमिश्नर को भगा दिया गया। अब आपको हम यह बताएं कि प्राथमिकी क्या हुई थी अफसर नरसंहार को लेकर, यह भी जानने योग्य है।
आज जब हम 2024 में चर्चा कर रहे हैं, पुरानी कहानी सुना रहे हैं, लाल डायरी से बता रहे हैं, तो आपको सच हम यह भी बताएंगे कि अफसर नरसंहार में जो विक्टिम थे, जो एक्यूज थे, उनमें से कई लोग दुश्मन से दोस्त बन गए हैं। कई कारण होते हैं जब केस मुकदमा होता है। तो देखिए, अफसर नरसंहार को लेकर बारसलीगंज थाना में जो एफआईआर दर्ज हुई, मेरी लाल डायरी कहती है उसकी संख्या 85/2000 थी, 85/2000। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस प्राथमिकी में श्रम राज्य मंत्री बिहार सरकार के राजवल्लभ यादव, जो नवादा से राजद के जीते हुए विधायक थे, उनकी गाड़ी का भी जिक्र आया। नाम तो आया ही, वे नेम्ड एक्यूज बनाए गए। देखिए, जब हम प्राथमिकी को देखते हैं और ऐसे नरसंहारों के बाद जो एफआईआर दर्ज होती है, उसमें ऐसे कई नाम भी शामिल हो जाते हैं जो इन घटनाओं में शामिल नहीं होते हैं। लेकिन प्राथमिकी संख्या 85/2000 में यह कहा गया कि अफसर नरसंहार को अंजाम देने हथियारबंद दस्ता पुलिस की वर्दी में जिस गाड़ी में आया था, उस गाड़ी का नंबर था, जीप थी, नंबर था BR272425 और यह गाड़ी श्रम राज्य मंत्री राजवल्लभ यादव की बताई जा रही थी। इसके अलावा जिक्र आया प्राथमिकी में कि एक मारुति कार भी है। अब देखिए, एक्यूज कौन कौन बनाए गए। नरसंहार की अभियुक्त डीएसपी पीके मंडल भी बना दिए गए, उनके खिलाफ ही तो सबसे ज्यादा गुस्सा था। इसके अलावा मंत्री राजवल्लभ यादव, उनके छोटे भाई विनोद यादव, जो 2024 में नवादा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, राजवल्लभ यादव के सरकारी अंगरक्षक बॉडीगार्ड मुकेश यादव, और देखिए अक्षत सिंह जो था, उसके बारे में यह कहा जाने लगा था कि वह राजवल्लभ यादव के साथ प्राइवेट गार्ड के रूप में रहने लगा है। तो ये बड़े नाम थे। और जब जोनल आईजी नीलमणि पहुंचे थे, लोगों ने सवाल पूछा था कि पीके मंडल का नाम आ गया, डीएसपी का नाम आ गया, तो उन्होंने कहा था इसकी भी जांच कराई जाएगी, इसकी भी जांच होगी। तो देखिए, बाकी जो 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जो हमारी लाल डायरी कहती है, उसमें और जो अन्य नाम थे, वह नाम थे बारसलीगंज के बाली के परमेश्वर यादव के पुत्र मथुरा यादव। इनकी गिरफ्तारी भी जल्दी ही हो गई थी। बेरमो के मनीलाल कुशवाहा, सीपीआई के नेता केदार प्रसाद, केदार महतो भी कह सकते हैं, और ये केदार महतो वो थे जिनके बारे में कहा जाता है कि ये जो नेता हैं वह अशोक महतो के मेंटर थे। जब 2000 के चुनाव में अरुणा देवी बारसलीगंज से निर्दलीय चुनाव जीत गई, तो केदार महतो सीपीआई के उम्मीदवार थे, वे तीसरे स्थान पर चल गए थे। और केदार महतो के लिए अशोक महतो बारसलीगंज के चुनाव में फील्डिंग सजा रहा था। तो केदार महतो की हार से अशोक महतो तिलमिलाया हुआ था। अब देखिए, भुआलचक के सुरेंद्र यादव को भी बनाया गया अभियुक्त, और राजो बिघा के रंजीत यादव को। अशोक महतो का नाम तो था ही। तो इतने सारे अभियुक्त बने। जोनल आईजी नीलमणि को बहुत मशक्कत करनी पड़ी नवादा को काबू में लाने में। देखिए, ट्रेनों का परिचालन तो कई दिनों के बाद शुरू हुआ। नवादा की स्थिति सामान्य होने में बहुत वक्त लगा, लेकिन दोनों गिरोहों के बीच की लड़ाई बंद नहीं हुई। तो आरोपों से तिलमिलाए, आरोपों से परेशान कि अफसर नरसंहार में मेरा नाम, मतलब राजवल्लभ यादव श्रम राज्य मंत्री का नाम, तो राजवल्लभ यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पटना के पत्रकारों को बुलाया। हालात ऐसे नहीं थे कि वे नवादा चले जाते। नवादा के अफसर में जहां नरसंहार हुआ था, उस रात को, उसके अगले दिन तो लोग मुख्यमंत्री को भी बुलाने की मांग नहीं कर रहे थे, न राबड़ी देवी को, न लालू यादव को। वह सीधे गवर्नर को बुलाने की मांग कर रहे थे। तो राजवल्लभ यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वे अपनी सफाई दे रहे थे। वे कह रहे थे कि अफसर नरसंहार में न तो मेरा और न ही अशोक महतो और न ही अक्षत सिंह का हाथ है। वह अपने बचाव के साथ साथ अशोक महतो और अक्षत सिंह का बचाव भी कर रहे थे। लेकिन
नवादा की स्थिति ऐसी क्यों है, क्यों लाशें गिर रही हैं, क्यों नरसंहार हो रहे हैं? तो इसके बारे में राज वल्लभ यादव का कहना था कि असली लड़ाई जो है वह बस स्टैंड और बालू घाटों के कब्जे की लड़ाई है। इस बात में सच्चाई भी, लेकिन इसके पक्षकार दोनों ओर से राजनीतिक लोग भी थे, यह मेरी लाल डायरी कहती है। तो राज वल्लभ यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देखिए, बस स्टैंड के ठेके की लड़ाई तो ऐसी हुई है कि 29 दिनों तक अखिलेश सिंह के द्वारा बसों को चलने नहीं दिया गया। बस स्टैंड से कोई भी बस नहीं खुलती थी। अखिलेश सिंह ने अघोषित पाबंदी लगा दी थी, और जब एक ठेकेदार ने वाहन चलाने की कोशिश की तो एक ड्राइवर पप्पू खान की हत्या अखिलेश सिंह गिरोह द्वारा कर दी गई। इसके बाद स्थिति और ज्यादा भयावह हो गई थी। तो जब 29 दिन गुजर गए, तो देखिए, मैंने क्यों कहा शुरुआत में कि सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। मैं दोनों गिरोहों को बराबरी से कसूरवार मानता हूं। तो राजवल्लभ यादव पटना में कह रहे थे कि 29 दिनों तक जब बस स्टैंड से कोई गाड़ी नहीं खुली, तब वहां डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर थे प्रदीप कुमार। उन्होंने अखिलेश सिंह के सामने चिरौरी की थी, मिन्नतें की थी। सोचिए, एक फरार गिरोह के सरगना के सामने कलेक्टर, बिहार सरकार के मंत्री कह रहे हैं, जो खुद अभियुक्त बनाए गए हैं, कि अखिलेश सिंह के सामने डीएम प्रदीप कुमार चिरौरी कर रहे थे, विनती कर रहे थे, कह रहे थे मेरी नाक कट रही है किसी तरीके से। तो 29 दिनों की बंदी के बाद, डीएम साहब की चिरौरी के बाद बसों का मतलब बस स्टैंड से गाड़ियों का परिचालन शुरू हुआ था। और लड़ाई में बस स्टैंड के ठेके की कीमत, बोली राशि बहुत अधिक बढ़ गई थी। राजवल्लभ यादव यह भी कह रहे थे कि देखिए, यह स्टैंड की लड़ाई ऐसी है कि अक्षत सिंह के परिजनों को अपहृत किया गया और फिर उनमें से एक की हत्या पकड़ी बरामा बस स्टैंड में ही कर दी गई। बालू घाट की लड़ाई में राजवल्लभ यादव की नजरों में नवादा के समाज सेवी रामचंद्र प्रसाद भी मारे गए थे। तो देखिए, जोनल आईजी नीलमणि वहां कैंप कर रहे थे, हमने उनसे मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि देखिए, हालात इतने बिगड़े हैं तो सुधरने में वक्त तो लगेगा। देखिए, लोग नीतीश कुमार को खोज रहे थे, लोग जॉर्ज फर्नांडिस को खोज रहे थे। नीतीश कुमार कई दिनों के बाद गए थे, लालू यादव और राबड़ी देवी को तो जाना ही नहीं था, क्योंकि वह पिछले कई नरसंहारों में या सामूहिक हत्याकांडों में जहां सवर्ण मारे गए थे, वहां जाकर यह अनुभव कर चुके थे कि वहां जाते हैं तो उनका विरोध होता है और वहां से निकलने में बड़ी परेशानी होती है। तो कांग्रेस का एक शिष्टमंडल अफसर गया। देखिए, अफसर के बारे में यह कहा जाता है कि नरसंहार के बाद अखिलेश सिंह, भले ही वहां पुलिस बल की तैनाती हो गई थी, छावनी में बदल गया था, कोच गांव में भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, उधर अशोक महतो के समर्थक वाले जो गांव थे जहां अखिलेश सिंह नरसंहार का बदला नरसंहार के रूप में ले सकता था, वहां भी 4 कंपनियां सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स भेजी गई थी। तो कांग्रेस का शिष्टमंडल, हमारी डायरी कहती है, रामाश्रय प्रसाद सिंह लीड कर रहे थे, नरेंद्र कुमार गए थे, रामस्वरूप राम गए थे, लाल बाबू लाल गए थे, मदन मोहन झा गए थे, रामनाथ विद्यार्थी गए थे। और अफसर में जो परिवार जिनके सदस्य मारे गए थे, उनसे मुलाकात करने के बाद कहा था कि यह बहुत बुरा हुआ है। हम सूबे की सरकार से, मतलब राबड़ी देवी की सरकार से, राबड़ी देवी की सरकार कांग्रेस के समर्थन की बूते ही चल रही थी, उससे समर्थन वापस ले सकते हैं। सरकार को कंस की सरकार कह दिया था, लेकिन राजनीति है, राजनीति में चीजें बहुत जल्द भुला दी जाती है। तो कांग्रेस ने कहा जरूर कि कंस की सरकार है, हम समर्थन वापस ले सकते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में कांग्रेस फिर से गुणगान करने में लग गई थी राबड़ी देवी सरकार की। तो ये अफसर नरसंहार, देखिए, हमारे दर्शक कह रहे हैं कि आप टाटी की कहानी भी सुनाइए।
कि किस तरीके से, तो वो कहानी भी है मेरी लाल डायरी में। हमने पिछले 37 वर्षों में लाल डायरी को बहुत मजबूत किया है और आज भी मेरी दिनचर्या है कि मैं कुछ न कुछ अपनी डायरी में लिखता हूं, क्योंकि वह भविष्य के लिए एक दस्तावेज है। तो कई कहानियां आपको सुनाएंगे हम। नवादा जेल ब्रेक की कहानी भी देखी, नवादा जेल ब्रेक पर और अशोक महतो पर तो ओटीटी में एक सीरीज ही आ गई खाकी, अमित लोढ़ा। लेकिन जो आपने फिल्मांकन के रूप में कहानी देखी है और सच्ची कहानी, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो उस कहानी को भी हम कभी विस्तार से बताएंगे कि जेल ब्रेक के दिन क्या हुआ था, सच में क्या हुआ था, नाटकीय रूपांतरण नहीं। बाद में क्या हुआ, पीछा करने में मुठभेड़ में कौन कौन लोग मारे गए, अशोक महतो भागकर कहां गया, अखिलेश सिंह बाहर कब आया, तो ये सारी कहानी। और फिर अशोक महतो की गिरफ्तारी कैसे हुई, कहां से मुखबिरी हुई, तो विस्तार से। हां, थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं वह कई क्षेत्रों से हैं, देश के कई हिस्सों से हैं, दूसरी कहानियों के लिए भी निवेदन करते रहते हैं, तो हमें उनका भी ख्याल रखना होता है। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और कहानियां बताने में यदि कहीं भूल चूक हो गई होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हर बात हम ही नहीं सही जानते हैं, आपकी जानकारी, आपके द्वारा दी गई जानकारी महत्वपूर्ण होती है। उसे हम पुष्ट करते हैं, उसे हम कंफर्म करने की कोशिश करते हैं और आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो चलते चलते यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।